मेरा नाम डॉक्टर तारिक सुहेल है। आज हम हेपेटाइटिस के बैनुल अक़वामी दिन के हवाले से हेपेटाइटिस के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। हेपेटाइटिस बुनियादी तौर पे जिगर की एक बीमारी है और अगर इसको हम आम लफ्ज़ों में किसी को समझाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पे जिगर की सोजिश या लिवर की सोजिश को हेपेटाइटिस कहा जाता है। अगर हम हेपेटाइटिस की वजूहात के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस की बहुत सारी वजूहात हैं। दवाओं से लेकर वायरस तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जिगर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत आम इस्तेमाल होने वाली दवाई जो पैरासिटामोल के नाम से जानी जाती है और बाज़ार में कई नामों से दस्तयाब है, वो अगर ज़्यादा मकदार में खाई जाए तो वो भी हेपेटाइटिस करती है। हेपेटाइटिस की एक और बड़ी वजह इंसान के जिस्म में या इंसान के जिगर में चर्बी का ज़्यादा मकदार में जमा हो जाना है। इस कंडीशन को फैटी लीवर कहा जाता है। यूँ तो हेपेटाइटिस खाक किसी भी वजह से हो वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है, लेकिन वो हेपेटाइटिस जो वायरसेस की वजह से होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इनमें से कुछ हेपेटाइटिस के जो वायरसेस हैं वो एक मुख्तसर दौरानिया की बीमारी की वजह बनते हैं। मसलन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई मुख्तसर दौरानिये का हेपेटाइटिस करते हैं, यानी हमारे जिस्म में वो जो तब्दीलियां पैदा करते हैं वो एक बहुत मुख्तसर अरसे के लिए रहती हैं और उसके बाद या तो वो तब्दीलियां ख़त्म हो जाती हैं, इंसान मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हो जाता है, और अगर पेचीदगियां पैदा हो जाएं तो खुदा न खास्ता वो जानलेवा भी हो सकती हैं। हेपेटाइटिस ए और ई के अलावा हमारे लिए वो वायरसेस ज़्यादा नुकसानदेह हैं जो हमारे जिगर में उस तरह की सोजिश पैदा करते हैं जो एक लंबे या तवील अरसे के लिए चलती है, जिसे हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ये जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है इसकी वजह बनने वाले वायरसेस में हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस सबसे ज़्यादा बड़ी वजह हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हेपेटाइटिस को हम दो किस्मों में तकसीम करते हैं, यानी एक मुख्तसर दौरानिया का हेपेटाइटिस यानी एक्यूट हेपेटाइटिस और एक तवील दौरानिया का हेपेटाइटिस यानी क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस की अलामात ये हो सकती हैं कि इंसान को भूख लगना कम हो जाए, मतली हो, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, थकावट हो, आँखों का रंग पीला होना शुरू हो जाए, पेशाब का रंग पीला होना शुरू हो जाए, और इसके साथ साथ हो सकता है कि इंसान को भूख इतनी कम लगे कि उसका वज़न भी गिरना शुरू हो जाए। जो हेपेटाइटिस की दूसरी किस्म है जो एक तवील अरसे तक चलती है उसे हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं, यानी तवील दौरानिये की जिगर की सोजिश। उसमें हो सकता है कि इंसान को कोई भी अलामत ना हो और ये भी हो सकता है कि इंसान को कुछ अलामतें महसूस हों, मसलन थकावट, तबीयत का गिरा गिरा रहना, जल्दी थक जाना, भूख की कमी, वज़न का गिरना शुरू हो जाना। ये सारी अलामतें क्रॉनिक हेपेटाइटिस की हो सकती हैं। ये ख्याल रखिए कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं करते। हेपेटाइटिस का वायरस इंसान तक मुंतकिल कैसे होता है? जहाँ तक हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का ताल्लुक़ है तो ये वायरस जो है वो इंसानी फुजले में मौजूद होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे शहरों में
जो सीवरेज की लाइनें हैं वो पानी की लाइनों से मिली हुई हैं। सीवरेज का पानी की लाइनों में दाखिल हो जाता है, वो पानी घरों में पहुंचता है, लोग उस पानी को बगैर ट्रीट किए, बगैर उबाले इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह ये कंटेमिनेटेड वाटर जो है, जिसमें हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई का वायरस मौजूद हो सकता है, वो इंसान के जिस्म में चला जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई की वजह बनता है। जहां हम हेपेटाइटिस ए और ई की इंसान में मुंतकिली की बात कर चुके, वहां अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी और सी की। हेपेटाइटिस बी और सी एक ऐसे इंसान से जिसके जिस्म में अगर ये वायरस मौजूद हो, यानी हेपेटाइटिस बी का वायरस मौजूद हो या हेपेटाइटिस सी का वायरस मौजूद हो, तो वो उस मुतासरा शख्स से किसी दूसरे शख्स के जिस्म में मुख्तलिफ तरीक़ों से दाखिल हो सकता है। हद तो यह है कि अगर हम किसी ऐसे शख्स की ब्लड शुगर चेक करने की मशीन भी इस्तेमाल करेंगे जिसको हेपेटाइटिस बी या सी है, तो दूसरे शख्स को हेपेटाइटिस बी या सी लगने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। एक बहुत कॉमन चीज़ जो हमारे यहाँ ख़वातीन में हम देखते हैं वो ये है नाक कान का छिदवाना। जो लोग नाक और कान छेदते हैं, ये एक ही सुई से कई ख़वातीन के नाक और कान छेद देते हैं। तो अगर किसी एक ख़ातून का हेपेटाइटिस बी या सी है और उनका नाक या कान छेद दिया और उस सुई से ही बाकी ख़वातीन के नाक या कान छेद दिए, तो बाकी तमाम लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी मुंतकिल हो जाएगा। जहाँ तक हेपेटाइटिस के इलाज का ताल्लुक़ है, हेपेटाइटिस ए और ई जो यरकान करते हैं या जॉन्डिस करते हैं, उसमें इंसान को आराम करना होता है, घर पे रहे, आराम करे, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होए तो हॉस्पिटलाइज हो जाए। वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं फिर उसकी कंडीशन देखकर उसका इलाज करते हैं। इसलिए कि अगर हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस का प्रॉपर बाकायदा इलाज ना किया जाए तो खुदा ना खास्ता ये जानलेवा भी हो सकता है। अब से थोड़ा सा पहले तक जो ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के हेपेटाइटिस हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस बी या सी के वायरस से होते हैं, उसका इलाज एक तो बहुत महंगा था और दूसरी बात कि वो इलाज बहुत तकलीफ देता। इंजेक्शन लगा करते थे इंटरफ्रॉन के। लेकिन अब हेपेटाइटिस बी और सी के इलाज के लिए दवाएं ऐसी मौजूद हैं जो इंसान खा सकता है, यानी ओरल मेडिकेशंस। हेपेटाइटिस सी के बारे में तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इंसान 8 से 12 हफ्तों में मुकम्मल तौर पे दवा खाकर सेहतयाब हो जाता है। बाज़ केसेस में यहाँ हो सकता है कि इंसान को 24 हफ्ते तक या 48 हफ्ते तक दवा खानी पड़े, लेकिन अक्सरियत जो है वो 8 से 12 हफ्ते की दवा खाकर ठीक हो जाती है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी के लिए भी ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो खा के इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी की दवा जो होती है वो एक तरह तवील दौरानिए के लिए खाई जाती है। हेपेटाइटिस बी के साथ एक और वायरस भी होता है जो ख़ुद तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी हो किसी को तो उसके साथ ये शख्स को मुतासिर करता है या मरीज़ को मुतासिर करता है। उस वायरस का नाम है हेपेटाइटिस डी वायरस। ये आज भी बहुत ख़तरनाक वायरस है और इसका इलाज इंटरफ्रॉन के इंजेक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। जहाँ तक क्रॉनिक हेपेटाइटिस की पेचीदगियों का ताल्लुक़ है, ये बात जहन में रखिए कि अगर हेपेटाइटिस बी या सी का बाकायदा इलाज ना करवाया जाए तो ये जान के लिए ख़तरा बन सकती है। अगर हेपेटाइटिस बी का या सी का इलाज ना करवाएं तो जो जिगर की सोजिश है वो आस्ता 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 जिगर को श्रिंक करना शुरू कर देती है। जिगर का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। जिगर जो आम तौर पे एक बहुत नाजुक ऑर्गन है, वो हार्ड होनी शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को, जिगर के हार्ड होने की कंडीशन को सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। तो जिगर ना सिर्फ ये कि सख्त हो जाता है,
बल्कि उसका साइज़ भी बहुत छोटा हो जाता है। इसके नतीजे में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, इंसान के पेट में पानी भर सकता है, इंसान अपने होशो हवास से बेगाना हो सकता है, जिसको हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। इंसान के आंतों में उस जगह पर जहाँ पर मैदा ऊपर वाली ग़िज़ा की नाली से मिलता है, वहाँ पर खून की नसें फूल जाती हैं और फट सकती हैं, और उसके नतीजे में इतना खून बह सकता है कि इंसान की उससे खुदा न खास्ता मौत भी वाक़ हो सकती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हेपेटाइटिस से बचा किस तरह जाए, तो हेपेटाइटिस ए और ई से बचने के लिए तो अगर आप पानी उबाल के इस्तेमाल करें और अपनी पानी की लाइनें साफ़ करवा लें, और जहाँ जहाँ पर भी ये ओरोफिकल रूट से पहुँच सकता है आपके जिस्म में, उससे बचें, तो यकीनन आप हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई से बच सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी मौजूद है, हम हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी लगा सकते हैं। जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस हैं उनमें वैक्सीन सिर्फ हेपेटाइटिस बी की मौजूद है। तो 2 हेपेटाइटिस के वायरस ऐसे हैं जिनके खिलाफ वैक्सीन मौजूद है, हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस। हम इनकी वैक्सीन लगाकर इन दोनों किस्म के हेपेटाइटिस से महफूज रह सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस सी का वाहिद इलाज यही है कि आप उस पर एहतियात से काम लें, अपना इलाज पूरा कराएं और उसको नज़रअंदाज करें।